हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल AI स्टडी क्लास में। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार हमें क्यों दी गई, और मौलिक अधिकार एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में सभी नागरिकों को जानना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमें संविधान में क्या क्या अधिकारें दी गई है। तो चलिए जानते हैं मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार संविधान में अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में है, जो कि 12 से 35 आर्टिकल तक है। भाग के मतलब होता है जैसे कोई चैप्टर होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट का लेसन, उसको भाग बोलते हैं। तो हमारे संविधान में 22 भाग है, जिसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो 12 से 35 के बीच में है आर्टिकल। आपको बता दें कि संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे अनुच्छेद 300 के 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार की दर्जा दी गई। तो चलिए आगे जानते हैं। मौलिक अधिकार संविधान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार 29-30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इसे याद करने के लिए याद कर सकते हैं EFER। इससे इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोइटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड, इसको याद रख सकते हैं। 6 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस आर्टिकल में कौन सा अधिकार है। तो आर्टिकल 14 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान है। कानून के सामने सब समान है तथा राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगी तथा उन पर समान लागू होगा। 15 आर्टिकल देखते हैं। 15 आर्टिकल बोलता है नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध होगा। यानी कोई व्यक्ति उसे जन्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जैसे गोरा काला, इस सब के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर वो भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं बोला जाएगा कि तुम बिहारी हो, तुम मराठी हो। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन से संबंधित विषय में सभी नागरिकों की अवसर दी जाएगी। अपवाद में आरक्षण, जैसे कोई मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसे आरक्षण दी जाती है, तो ये अपवाद में है। जैसे कि OBC के लिए 500 फॉर्म भरने में लगता है तो उसे उसका फी SC ST के लिए 100 रुपया लगता है, तो ये अपवाद है आरक्षण। उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर इसलिए आरक्षण दी गई है। बाकी लोक नियोजन में सबको समानता दी गई, एक बराबर समानता अवसर है, ये याद रखिएगा। 16 में आर्टिकल में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अब आगे जान लेते हैं। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता के अंत, यानी छुआछूत। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी किसी को आप ये नहीं कर सकते हैं कि तुम चमार हो, तुम धोबी हो, तुम अथी हो। अगर कोई ऐसा करता है तो वह कानूनी अपराध है। 18 देखते हैं। 18 में है उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक को नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी, जैसे महाराज की, सुल्तान की, बादशाह की, राय बहादुर की। इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है उपाधि के लिए, तो आप याद रख सकते हैं।
जैसे प्रोफेसर प्यारेलाल, ब्रिगेडियर, भानु प्रताप, डॉक्टर, ये सब की उपाधि मतलब आप लगा सकते हैं। देख लेते हैं आर्टिकल 14 से 18 समानता, हालिया थोड़ा सा रिवाइज के लिए। 14 में विधि के समक्ष समानता, 15 में जाति धर्म नस्ल के आधार पर, 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता, 18 में उपाधियों का अंतर। तो 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार है, तो हम लोग देख लिए 14 से 18 के बीच। अब देखते हैं 15 से 19 से स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो हम देखते हैं 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 में के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता दी गई है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता थी। कौन कौन 7 तरह की थी, अभी वर्तमान में कौन कौन है, तो देख लेते हैं। आर्टिकल 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता है, 19 के सी में संगठन करने की स्वतंत्रता है, 19 के डी में चारों ओर यानी देश के कहीं भी आवागमन या घूमने चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, 5 में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, 6 में संपत्ति का अधिकार था, 7वां में व्यापार करने का अधिकार। तो इसे याद रखने के लिए याद रखिएगा, आप बोलेंगे तो बोलिएगा तो फिर धीरे धीरे इकट्ठा होगा तो यानी सभा बनेगा। सभा जब बन जाएगा तो धीरे धीरे वो बड़ा पैमाने पे होगा तो संगठन बनेगी, और संगठन बनेगा तो अब चारों ओर घूमने जाइएगा, और घूमने जाइएगा तो जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ बसिएगा भी, रुकिएगा भी। तो बसने की ई में बसने की स्वतंत्रता, अगर बसिएगा तो आपको बसने के लिए ज़मीन चाहिए था। तो एफ में संपत्ति के अधिकार, अगर ज़मीन खरीद लीजिएगा तो आपको जीवन यापन के लिए व्यापार करना होगा, तो जी में व्यापार की स्वतंत्रता। लेकिन अभी संपत्ति के अधिकार यानी 19 को एफ को हटा दिया गया और 300 के कम एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। 20 देख लेते हैं। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, देखते हैं। पहला, एक अपराध की एक सजा ही दी जाएगी। एक अगर अपराध कीजिएगा तो उसका एक ही आपको सजा दी जाएगी। दूसरा, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा दी जाएगी, ना कि अब की। तीसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी खुद के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे सकते हैं, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में 2 प्रकार के, प्राण एवं दैहिक। प्राण मतलब आपको प्राण यानी जीवित रहने की स्वतंत्रता देता है, आपको जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 देता है। और दैहिक मतलब पर्सनल लिबर्टी देता है, मतलब प्राण यानी आप मरने की कोशिश करते हैं और बच गए तो आप पे कानूनी अधिकार होगा। इसी के तहत मतलब पुलिस चालान काटती है, क्योंकि आप अगर हेलमेट नहीं पहनते हैं और गिर जाइएगा यानी आपकी मौत हो सकती है। तो ये आर्टिकल 21 बोलता है कि आपको मरने की आज़ादी नहीं है, इसी के तहत आपको मतलब चालान काटा जाता है। और दैहिक स्वतंत्रता एवं पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी में मतलब आपका व्यक्तिगत है, आप कहूँ चारों ओर घूर सकते हैं, आपको घूरने की स्वतंत्रता दी जाती है। आपकी व्यक्तिगत ये भी है कि आपके फ़ोन से कोई प्राइवेट चीज़ें कोई बिना पूछे अगर निकाल लेती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें और बता दें कि इसमें अपना मनपसंद शख्स से शादी करने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में दी गई है। आप चाहें तो अपने मनपसंद लड़का हो या लड़की उससे शादी कर सकते, यह भी है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21 ए में शिक्षा के अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में 2 प्रकार के, एक अपराध के बाद और एक अपराध के पहले। अपराध के बाद वाला देख लेते हैं, यानी हिरासत में लेने का कारण बताना। अगर कोई पुलिस आपको हिरासत में ले रही तो आप उससे मतलब वारंट पूछ सकते हैं, कारण पूछ सकते हो। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंड अपराधी के समक्ष पेश करना होगा, यानी कोर्ट में पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। अपने पसंद की वकील से सलाह लेने की अधिकार भी दी जाती है। और अपराध के बाद निवारक निरोधक कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि आचार संहिता लगता है, जिस दिन इलेक्शन रहता है तो कुछ गांव पे जिस व्यक्ति पे शक होता है कि ये मतलब इलेक्शन में दिक्कत करेंगे तो उसे कुछ नोटिस भेज दिया जाता है, थाने के द्वारा उसे बुला लिया जाता है और दिन भर के लिए वहीं रखा जाता है। उसी को बोलते हैं मतलब निवारक निरोध कानून। तो आगे देखिए, आगे देखते हैं आर्टिकल 23।
आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, यानी कोई व्यक्ति आप पे जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता है। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि आपसे मनमौजी काम करा रहा है, 24 घंटा 48 घंटा 12 घंटा, और पैसा बंध यानी बंधा हुआ दे रहा है, मतलब बहुत कम उतना ही दे रहा है और काम बहुत ज़्यादा ले रहा है। दुर्व्यापार मतलब आपसे बरियरी काम करा रहा है। तो आर्टिकल 21 यही बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है और न ही उससे जबरदस्त मजदूरी कराई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होता है। 24 देख लेते हैं आर्टिकल 24 में बोलता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना, खदानों एवं अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी 14 वर्ष से बच्चों के लिए विस्फोट वाले खाने जैसे कि पटाखे वाले कारखाने, खनन वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकते। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को प्लेट धोआर अपने होटल पर रख के और उसे पढ़ा रहा है तो ये उसे मतलब अपराधी नहीं माना जाएगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 में लिखा गया अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता। आप चाहे तो भाई हिंदू की धार्मिक मान सकते हैं, आप चाहे तो मुस्लिम के रीति रिवाजों को मान सकते हैं, आप चाहे तो पारसी के रीति रिवाजों को मान सकते हैं, आप चाहे तो जैन को रीति रिवाजों को मान सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, यानी अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। हिंदू हो तो हिंदू को प्रचार कर सकते हैं, मुस्लिम हो तो मुस्लिम का प्रचार कर सकते हो, ईसाई हो तो ईसाई का प्रचार कर सकते हो। आर्टिकल 25 यानी याद रखने के लिए 25 याद रखने प्रचार प्रसार, 25 प्रचार प्रसार। तो 26 में आते हैं 26। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध के स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए स्थानों की कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व का प्रशासन करने का अधिकार देता है। यानी कहीं भी आप मतलब कुछ बोलते ईसाई हो तो ईसाई के मतलब कहीं भी आप मतलब खुले में नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता देता है, स्वामित्व प्रशासन करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर धार्मिक कार्यों के लिए पैसे इकट्ठे किए हो तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया गया हो। आर्टिकल 28 देख लेते हैं। सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, धर्म उपदेश एवं जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। अब आर्टिकल 29 देखते हैं। आर्टिकल 29 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 29 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। यानी किसी व्यक्ति को उसकी भाषा, अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भाषा एवं बोलचाल पर किसी शैक्षणिक संस्था में जाने से मतलब उसे रोका नहीं जा सकता। आर्टिकल 30 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार देता है। यानी मतलब अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो अगर कोई स्कूल में जाने से कतरा रहा है तो अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर देता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान भी देगी, यानी पैसा भी देगी चलाने के लिए, भेदभाव नहीं करेगी। उदाहरण के लिए जैसे मान सकते हैं मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया। अब देख लेते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 याद रखिएगा। संवैधानिक, तो देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा। ये याद रखिएगा, कभी पूछ देता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा।
इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति हनन करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। याद रखिएगा 5 प्रकार की रिट कौन कौन है बता दे रहे हैं आपको। याद रखिएगा, बंदी पर्चीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध और उत्प्रेषण। याद रखिएगा, बंदी पर्चीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। हॉबियस कॉर्पस, मैंडेमस, वारंट, प्रोहिबिशनल सर्ट्योर। देख लेते हैं पारे पर 5 रीट के बारे में। तो पहला है बंदी पर्चीकरण, हैबियस कॉर्पस, शरीर को प्रस्तुत करना। अब समझते हैं, जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया हो, ये याद रखिएगा, अवैध रूप से जेल में रखा गया हो, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान एवं निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई किया जाएगी। अगर कोई पुलिस आपको बंदी करके रखा और 24 घंटे के अंदर आपको मतलब कोर्ट में पेश नहीं करता है तो उस पर मतलब सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है बंदी पर्चीकरण। याद रखिएगा, शरीर को प्रस्तुत करना यानी कोर्ट में प्रस्तुत करना 24 घंटा के अंदर अगर नहीं करता है तो उस पर लगेगा बंदी पर्चीकरण। अब अगला देख लेते हैं, परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी करता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई करता है। यानी ये कहना चाहता है कि अगर परमादेश यानी सरकार तुम्हें आदेश दे रही है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि टीचर में नौकरी हो गया तो सरकार एक प्रकार के ज्वाइनिंग लेटर दी तो एक प्रकार के आपको आदेश दी कि आपको पढ़ाना है, यानी आपको पढ़ाना है स्कूल में, और देख रहे हैं कि मतलब आप पढ़ा नहीं रहे, ऑफिस में बैठ के मैडम के साथ है मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो आप पे लगेगी परमादेश। तो समझ में आ गई होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अब अगला देखते हैं, अधिकार परीक्षा। अधिकार की परीक्षा मतलब होता है कि आपका एक प्रकार से अधिकार दिया गया है। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी पद ग्रहण कर लेता है। आपको सरल भाषा में बता दें कि अधिकार परीक्षा उस पर लगता है, जैसा कि मान लीजिए कि आप नर्स की डिग्री लिए हो और देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में चीड़ फाड़ कर रहे हैं और डॉक्टर की काम कर रहे हैं, तो आप पे लगेगी अधिकार परीक्षा। यानी अधिकार परीक्षा यानी अधिकार से बढ़ के काम कर रहे हैं मतलब, तो अधिकार परीक्षा लगेगी। प्रतिषेध यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय पर जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है। इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसा कि प्रतिषेध उच्चली न्यायालय निचली न्यायालय पर लगाती है, निचली न्यायालय पर तब लगाती है जब वह मतलब उसकी कोई मुकदमा हो उसके खिलाफ, जैसे मतलब उस कोर्ट के अधीन नहीं हो। यह सीधा सीधा याद रखना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों उच्चली न्यायालय निचली न्यायालय पर लगाती है। तो प्रतिषेध देख लेते हैं, इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा है उसे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे में तुरंत लंबित कर दे। जैसा कि कोई मतलब पढ़ चढ़ के मतलब निर्णय सुना दिया जो जिससे मतलब उच्चली न्यायालय मतलब खुश नहीं हो, जो सहमत नहीं हो, तो उच्चली न्यायालय निचली न्यायालय पे तब लगाता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। याद रखेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।